हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम रेशियो चैप्टर जो हमने पिछली क्लास में वैसे स्टार्ट कर लिया था और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा था, क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस में एंटर होने के पहले ये हमारे क्वेश्चन की बैंक है, क्वेश्चन बैंक, जहां पर सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली सीए मॉड्यूल के क्वेश्चन है, सीए मॉड्यूल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सीए मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये हम लोगों को करने हैं। उसके बाद पहले हम करेंगे इलस्ट्रेशंस, जो कि अगेन मॉड्यूल से है, ठीक है। अगेन मॉड्यूल के क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशंस मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन। क्या हम मॉड्यूल के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन वाले छोड़ के जाएंगे? नहीं, क्योंकि एग्जाम में इंस्टीट्यूट, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, एग्जाम में इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस को उठा के एमसीक्यू बनाती है। सारे इलस्ट्रेशन नहीं, पर जिसको उठाने के चांसेस हैं वो इलस्ट्रेशन हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। हम इसको नहीं छोड़ सकते। ओके भैया, डन। और आपको उम्मीद है सारी चीजें याद हो। एक बार मैं अगर रिवाइज करा दूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो ये था कि सिंपल शब्दों में जब हम दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं थ्रू अ ए बाय बी फॉर्म, उसको हम बोलते हैं रेशियो। यहां पर दो बातें ध्यान रखने वाली थी। पहला ये कि जो चीजें आप कंपेयर कर रहे हो वो सेम काइंड की होनी चाहिए, और दूसरा सेम यूनिट में होनी चाहिए। मतलब आप रुपीस को पैसे से कंपेयर करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि ऊपर जो ए होता है उसको जो न्यूमरेटर होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और बी जो नीचे रहता है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को, ठीक है। उसके बाद हमने ये सीखा था कि किसी भी रेशियो को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला हमने पढ़ा था, टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू सेम डिनोमिनेटर। मतलब अगर दो रेशियोज आपको अलग अलग दिए हैं और उनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करोगे, तब आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो, वेदर इट इज ग्रेटर देन और लेस देन। ऐसा ऑर्डर ऑफ द रेशियो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी 2/3 इज 2/3, इट शुड नॉट बी 3/2, ठीक है। और फाइनली हमने एक चीज देखा था यहाँ पर कि अगर जो रेशियो है उस फॉर्मेट में आपको कोई चीज हाइट, वेट या एनीथिंग चेंज दिया हुआ है, तो आप उस चेंज को कन्वर्ट करके नया क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। न्यू क्वांटिटी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये हमने कॉमन सेंस से समझा था। टाइप्स ऑफ रेशियो में हमने सबसे पहले देखा था इक्वल रेशियो, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है और जिसका आंसर 1 होगा ऑब्वियसली। इनइक्वालिटी में हमने देखा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है पर अलग अलग होगा। ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। लेसर इनइक्वालिटी मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद था कंपाउंड रेशियो, यानी सिंपल शब्दों में जितने भी न्यूमरेटर्स हैं और जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो तो जो रेशियो बन के आएगा वो कंपाउंड रेशियो होगा। डुप्लीकेट मतलब जो रेशियो दिया है उसका एक डुप्लीकेट निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। सिंपल शब्दों में रेशियो का स्क्वायर निकाल दो तो वो हो गया डुप्लीकेट। रेशियो का क्यूब निकाल दो तो वो हो गया ट्रिप्लीकेट। रेशियो का स्क्वायर रूट निकाल दो तो उसको सब डुप्लीकेट बोलते हैं, और रेशियो का क्यूब रूट निकाल दो तो उसको सब ट्रिप्लीकेट बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा रेशियो। कंटिन्यूटी रेशियो मतलब a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी, यानी कि पहले वाले रेशियो का डिनोमिनेटर अगले वाले रेशियो का न्यूमरेटर होना चाहिए, चेन रिएक्शन होना चाहिए, तो दैट इज कंटिन्यूटी रेशियो। इसमें हमने दो ट्रिक समझी थी कि अगर दो रेशियो दिया है और a इज टू बी सी इज टू डी दिया है और आपको a b c निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकाल सकते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। पर ये आता कम है एग्जाम में, इससे ज्यादा ये पूछा जाता है जहां आपको 3 रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछेगा ABCD निकालो, ठीक है। तो 3 रेशियो दिया है तो सबसे पहले ये और ये वाला तो सेम रहेगा। बीच में यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां से यहां जा रहा है ये, और ये वाला यहां से यहां जा रहा है, इसको बस आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दीज एरोस, ठीक है। एग्जाम में ऐसे बना लेना सॉल्व करने के पहले। फिर हमने पढ़ा था कमेंसरेबल और इनकमेंसरेबल। कमेंसरेबल का मतलब अगर आप रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हो a बाय बी के फॉर्म में और दोनों इंटीजर होंगे तो कमेंसरेबल, और इनकमेंसरेबल मतलब कोई भी एक अगर नॉन इंटीजर हो गया तब फिर वो इनकमेंसरेबल, बात खत्म, ठीक है। अब देखो आपके इलस्ट्रेशंस यहां पर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस है, एग्जांपल्स हैं जो मैंने क्वेश्चन बना के यहां पर लिख दिए हैं। मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन बोले तो एग्जांपल जो होते हैं ना, उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस बना बना के, जो एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ सकता है। देखो क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ 10 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम द रिमाइंडर आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड द नंबर्स। तो बोल रहा है कि दो नंबर हैं आपके पास और वो दो नंबर 3:5 के रेशियो में है। अगर आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों से, अगर आप 10 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों से, तो जो आपका नया रेशियो बन के आएगा वो 1:5 बन के आएगा। तो ये बताओ वो दो नंबर कौन से हैं। तो इधर देखो,
क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दो नंबर्स हैं, आर इन रेशियो ऑफ 3:5, ठीक है। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, द न्यू रेशियो विल बी, कोई भी बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड में चाहिए, ओके, ठीक है। कोई भी बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड में, ठीक है। द न्यू रेशियो विल बी 1:5। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहां पर देखना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दो नंबर हमको पता लगाने हैं और वो दो नंबर हमको पता नहीं है, पर ये पता है कि वो दो नंबर 3:5 के रेशियो में। तो क्या हम बोल सकते हैं, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर्स बी 3x और 5x। मतलब वो नंबर हमको पता तो नहीं है, वो दो नंबर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो दो नंबर कौन से हैं वो हमको पता नहीं है, पर ये पता है कि वो नंबर का सबसे रिड्यूस्ड रेशियो जो है वो 3 और 5 है। सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में अगर हम उन दो नंबर्स को लिखते हैं तो वो 3x और 5x है। तो वो दो नंबर को हम 3x और 5x यहां पर एज्यूम कर लेंगे कि वो दो नंबर है 3x और 5x। अब क्वेश्चन ने कहा कि अगर आप उसमें से 10 माइनस कर दोगे, उन दोनों नंबर में से अगर आप 10 माइनस कर दोगे, इस वाले नंबर से भी और इस वाले नंबर से भी, इफ यू आर गोइंग टू -10 देन यू विल गेट द न्यू रेशियो, यानी कि अब जो ये नया नंबर बन के आएगा 10 माइनस करने के बाद अब जो नया नंबर बन के आएगा वो होगा 1:5, 1:5 के रेशियो में, 1:5 के रेशियो में। तो इस प्रकार से ये बन के आएगा कि ये था पुराना नंबर 3:5 के रेशियो में, उसमें से हम दोनों में से अगर 10 माइनस कर दे तो जो नया रेशियो बन जाएगा उन दो नंबर्स का वो 1:5 हो जाएगा। अब आपको इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 5, 3x minus 10 is equal to 1, 5x minus 10 we have to solve, तो 5 3 जा 15x minus 5 10 जा 50 is equal to 5x minus 10। तो अब इधर इधर लेके जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 15x minus 5x is equal to 50 minus 10, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10x, तो x is equal to आ गया 4। x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 4 मिल गई। अब याद करो हमसे पूछा गया है कि वो दो नंबर कौन से हैं बताओ, तो हमने वो दो नंबर्स को एज्यूम किया था 3x और 5x। तो फर्स्ट नंबर है 3x, तो क्या मैं बोल सकता हूं 3 into 4, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है 4, तो ये हो गया 12, 5x तो 5 into 4 तो ये हो जाएगा 20। सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से, इस क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है क्या? राखी बेटा आपके फ्रेंड को लाइव क्लास शो नहीं हो रही है, इसका मतलब वो अभी तक सीए भक्त ऐप में रजिस्टर नहीं किए होंगे बिफोर लाइव क्लास। लाइव क्लास चालू होने के 5 मिनट पहले तक जो बच्चा लाइव अपने आप को रजिस्टर कर लेता है सीए भक्त ऐप में, उसी मेल आईडी से जिस मेल आईडी से उसने क्लास खरीदी है, तो उनको लाइव क्लास दिखती है। लाइव क्लास एक बार चालू हो गई और अगर वो रजिस्टर नहीं थे तो अब रजिस्टर करने का कोई फायदा नहीं है, अब उनको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से बता दो, ठीक है सोनम, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। अब देखो एक बच्चे ने ना बीच में मेरे से डाउट पूछ लिया, वो डाउट मेरे को खटक गया। एक बच्चे ने पूछा कि भैया यहां पर मैं 3x और 5y क्यों नहीं ले सकता? क्या और किसी बच्चे को ये सेम डाउट है? पहले मेरे को ये बताओ, पहले मेरे को ये जानना है, क्या और किसी बच्चे को ये सेम डाउट है? एक बच्चे ने पूछा कि 3x और 5y, राखी बेटा अब लाइव क्लास के बाद देखते हैं हम, अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए उसको चेक करना, ठीक है। डोलन बेटा ट्रिक्स हम लोग एमसीक्यू करते टाइम अप्लाई करेंगे, वी आर नाउ फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स एक बार हो जाए फिर हम लोग ट्रिक्स से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।
हाँ, कुछ और बच्चों को भी डाउट है कि 3x और 5y क्यों नहीं ले सकते, मतलब ये दोनों अलग अलग क्यों नहीं ले सकते, है ना, ये दोनों अलग अलग क्यों नहीं ले सकते। नो, सेम काइंड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, दिस इज समथिंग एल्स। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स में सॉल्व कर रहा हूं, वो दो नंबर 12 और 20 आया है, ध्यान से सुनना, जिन भी बच्चों को ये वाला डाउट है कि 3x और 5y क्यों नहीं ले सकते, वो एक बार इधर देखो ध्यान से। वो दो नंबर मेरे को पता चल गए, 12 और 20 है, 12 है और 20 है। मेरे को बताओ इसका 12 और 20 जो रेशियो है, इसका सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, बोलो सारे बच्चे बताओ, इसका सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, है ना। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है। अब सुनो, अब ये तो हमने ऐसे देखा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन ना। मैंने कहा वो दो नंबर हम लोग एज्यूम करेंगे। अब देखो, अब ध्यान से देखना, वो दो नंबर 12 और 20 है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, यहां पर मैं ये दो बॉक्सेस बना रहा हूं, यहां पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 12 और 20 बन जाएगा। 12 और 20 वो दो नंबर हैं, क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से। 12 और 20 वो दो नंबर है, मुझे पता है, मुझे बात पता है कि 12 और 20 वो दो नंबर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका रिड्यूस्ड फॉर्म, 12 और 20 का रिड्यूस्ड फॉर्म है 3 और 5। आई एम आस्किंग 3 और 5 में मैं कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे 12 और 20 आ जाए, बताओ, बोलो। 4, 4 मल्टीप्लाई करो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 4 सेम नंबर है या अलग अलग नंबर है। 4 सेम नंबर है या अलग अलग नंबर है। 4 सेम नंबर है, एब्सोल्युटली। इसीलिए हम लोग 3x और 5x लेते हैं, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर दो नंबर रेशियो के सिंपल लोवेस्ट फॉर्म में बैठे हैं, दो नंबर अगर रेशियो के लोवेस्ट फॉर्म में बैठे हैं, इसका मतलब वो सेम नंबर से डिवाइड होके यहां तक पहुंचे होंगे, ना कि अलग अलग नंबर से। ऐसा करते हैं क्या अपन कि ऊपर वाले को किसी और के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं और नीचे वाले को किसी और के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं क्या, बताओ, कि ऊपर वाले को हम 2 की टेबल से, नीचे वाले को हम 4 की टेबल से डिवाइड करके शॉर्ट कर रहे हैं, रेशियो को शॉर्ट करने के लिए ऊपर वाले को किसी और टेबल से कर रहे हैं, नीचे वाले को किसी और टेबल से कर रहे हैं। ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ऊपर और नीचे दोनों को सेम टेबल में आना चाहिए। रेशियो को शॉर्ट करने के लिए, रेशियो को छोटा करने के लिए हम सेम टेबल से डिवाइड करते हैं, इसीलिए यहां पर x लेते हैं। अगर x और y ले लूंगा तो दो अलग अलग टेबल हो गए ना, दो अलग अलग वेरिएबल हो गए ना। पर रेशियो कभी भी दो अलग अलग वेरिएबल से डिवाइड नहीं होता, ऊपर जिससे डिवाइड हो रहा है नीचे भी उसी से डिवाइड होगा, समझे। तो इसीलिए यहां पर x ही लिया जाता है, 3x और 5x, क्योंकि दोनों सेम टेबल से डिवाइड होके इस यहां तक पहुंचे होंगे, यहां तक वो दोनों सेम टेबल से डिवाइड होके पहुंचे होंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो में सेम टेबल से डिवाइड होके पहुंचेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक x, नॉट xy। डन, फटाफट से बताओ, क्लियर है क्या। हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर लेफ्ट या राइट में लेना है। वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। जैसे आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, सी, दो नंबर 3:5 के रेशियो में है, अगर उन नंबर से मैं 10 माइनस कर दूं तो नया रेशियो 1:5 बन जाएगा, सिंपल। दो नंबर 3:5 के रेशियो में है, वो नंबर हमको पता नहीं है, ठीक है, तो हमने 3x और 5x एज्यूम कर लिया। उन नंबर से अगर मैं 10 माइनस कर दूं, उन नंबर से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो जो नए नंबर आएंगे वो 1:5 के रेशियो में है, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो 1 होगा और नीचे वाला नंबर जो है 5 होगा, रेशियो बता के रखा है, ठीक है। अब इसको सिंपल हमको सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो 5 इंटू 3x माइनस 10 और 1 इंटू 5x माइनस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 50,
5 बन जा 5x और 10 बन जा 10। ठीक है, फिर उसके बाद ये 50 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, और ये 5x इधर आके माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 15x माइनस 5x और 50 माइनस 10, तो ये हो गया 40, ये हो गया 10x। x की वैल्यू आ गई 4। हमने एज्यूम किया था पहला नंबर 3x और दूसरा नंबर 5x, तो 3x यानी 3 इंटू 4 ये आ गया 12 और 5x यानी 5 इंटू 4 ये आ गया 20। चलो फटाफट से बताओ, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? नंबर ऋषभ डिफरेंट है, पर उनको लोवेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए टेबल जो है वो सेम है। ठीक है ऋषभ, ओके। अभिषेक बेटा ये तो डाउट ही नहीं हुआ। अभिषेक पूछ रहा है मैं 50 सामने लिखूं कि 10 सामने लिखूं? आप कैसे भी लिख लो, वही मतलब है। अभिषेक बोल रहा है कि मैं जब 50 को इधर लाया जब मैं 50 को इधर लेके आया तो मैं इधर लाने के बाद उसको इस तरफ लिखूं कि इस तरफ लिखूं? आप किधर भी लिखो वही आंसर आएगा। जैसे अगर आप 50 को इधर लाओ और मान लो सामने मत लिखो, पीछे लिख लो -10 + 50, तो भी तो 40 होगा ना अभिषेक। सिंपल। अभिषेक डब्ल्यू को बोल रहा हूँ, अभिषेक डब्ल्यू, बहुत सारे अभिषेक है क्लास में। आई एम टॉकिंग अभिषेक डब्ल्यू। क्या आप 50 को इधर ला रहे हो, उसके बाद आप उसको कहीं भी लिख लो, आंसर तो वही होगा +40। ठीक है, चलो डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ आंसर है 12 और 20। इसके बाद अब ये सारे क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जब हम एमसीक्यू में आएंगे विल सॉल्व दीज सेम क्वेश्चंस यूजिंग ट्रिक्स, क्योंकि वहां पर हमारे पास ऑप्शंस होंगे, यहां पर हमारे पास अभी ऑप्शंस नहीं है। वहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा, तो हम वहां पर ट्रिक्स का यूज करेंगे। अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि कोई भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो, द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3, यानी ए और बी 4:3 में कमाते हैं। ठीक है, एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर इज 3:2 और 3:2 के रेशियो में खर्चा करते हैं। इफ ईच ऑफ देम सेव 1000 रुपीज अ ईयर, फाइंड देयर एनुअल इनकम। तो बोल रहा है उनकी एनुअल इनकम बताओ। अगर दोनों 1000 रुपए क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो उनकी एनुअल इनकम कितनी होगी बताओ। देखो रेशियो ऑफ इनकम ये कितनी है, 4:3 है। सेविंग्स कितनी है, 1000 ईच। एक्सपेंडिचर 3:2। बोल रहा है इनकम बताओ उनकी। ठीक है, उनकी इनकम बतानी है। देखो सॉल्यूशन, अब सारे बच्चे बताओ, मैं जितना कमाता हूं, मैं जितना कमाता हूं माइनस जितना खर्चा कर देता हूं, तो जो बचता है क्या उसी को हम सेविंग्स बोलते हैं? फटाफट से बताओ। वट एवर अमाउंट आई एम अर्निंग, दैट्स माई इनकम, माइनस वट एवर द एक्सपेंडिचर इज, माई मंथली एक्सपेंडिचर इज, आफ्टर दैट whatever amount which is going to be left in my bank account in my hand is going to be my savings। तो इनकम माइनस मेरे खर्चे इज इक्वल टू जो बच जाए वो मेरी सेविंग्स होती है। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी अगर मैं 1000 रुपए कमाता हूं, उसमें से अगर मैं हर महीने 100 रुपए बचा लेता हूं, तो यानी मैं 900 रुपए खर्चा कर सकता हूं, 900 रुपए मेरा एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सिंपल। मैंने क्या किया, सेविंग्स को यहां ले आया और एक्सपेंडिचर को उधर ले गया, इज इक्वल टू के, सिंपल। ठीक है, तो इसी लॉजिक से इनकम जो है वो 4:3 के रेशियो में है। इनकम नहीं बताया है,
ये बता रहा है कि जो अगर आप दोनों की इनकम लिखोगे, अगर आप इनकम ऑफ ए लिखोगे, उसको डिवाइड करोगे इनकम ऑफ बी से, तो जो रेशियो बन के आएगा वो होगा 4:3। अगर आप इनकम ऑफ ए ऊपर लिखोगे, इनकम ऑफ बी नीचे लिखोगे और दोनों को काट दोगे मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आओगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे उसको कट कर करके, तो 4:3 का रेशियो बन जाएगा। तो अगेन यहां पर मेरे को ये नहीं पता है कि इनकम कितनी है, तो मैं एज्यूम करूंगा इनकम शुड बी 4x और 3x। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि इनकम 4 समथिंग 3 समथिंग होगी, 4:3 के रेशियो में इनकम। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद 1,000 रुपए अमाउंट दिया हुआ है, रुपीज 1,000 दोनों अपनी इनकम से सेव कर लेते हैं। ₹1,000 दोनों अपनी इनकम से क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो फिर जो आता है वो होता है उनका एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितना वो कमा रहे हैं माइनस जितना वो बचा लेते हैं इज इक्वल टू जो बच जाता है वो लोग खर्चा कर देते हैं, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2, यानी कि यहां पर जो अमाउंट आएगा उनकी इनकम में से सेविंग माइनस करने के बाद, उनकी इनकम में से सेविंग माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका रेशियो आपको बता के रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो बता के रखा है 3:2। तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जो बचेगा वो 3:2 होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो 2 × 4x - 1,000, 3 × 3x - 1,000, तो ये हो जाएगा 8x - 2,000 इज इक्वल टू 9x - 3,000। अब आप इसको क्रॉस मल्टी इधर उधर करके लेके आओ, तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 9x - 8x इज इक्वल टू 3,000 - 2,000। तो x की वैल्यू आ गई 1,000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1,000। हमको क्या जानना है, हमको इनकम जानना है। इनकम हमने क्या एज्यूम किया था, 4x और 3x एज्यूम किया था। तो 4 × 1,000, 3 × 1,000, x की वैल्यू 1,000 आ गई। तो ये हो गया 4,000, ये हो गया 3,000। दैट्स द इनकम। आपको आंसर क्रॉस चेक करना है? हाँ भैया करवा दो लगे हाथ। तो आंसर क्रॉस चेक करते हैं। देखो इनकम का रेशियो था 4:3, इनकम कितनी आई है 4,000 और 3,000। अगर आप इसको कट करोगे 4:3 इनकम का रेशियो आ गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो था 3:2। एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, इनकम माइनस सेविंग्स, इनकम माइनस सेविंग्स। तो ये हो गया 3,000, ये हो गया 2,000। तो इसका रेशियो क्या बना, 3:2। ये देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2। तो हमारा आंसर हमने टेली भी कर लिया, क्वेश्चन से मैच हो रहा है। सारे बच्चे बताओ क्लियर है, बोलो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? सर 3:2 को हम लोग y नहीं लिखेंगे। नहीं बेटा, किस लिए y क्यों नहीं लिखेंगे, मैं बोल देता हूं। ध्रुव भी सेम चीज पूछ रहा है, ठीक है। उसको y क्यों नहीं लेंगे, देखो कुछ बच्चों का कहना है कि आपने एक्सपेंडिचर को एज अ वाई क्यों नहीं लिख लिया, एज अ वाई क्यों नहीं लिख लिया। तो मैंने कहा मान लो ये क्वेश्चन है ही नहीं, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं आपको एकदम सिंपल डायरेक्टली चीजें बताता, क्या बताता कि बच्चों एक एक इनकम है 4,000 और सेविंग्स है 1,000, बी की इनकम है 3,000 और सेविंग्स भी है 1,000, इसकी भी सेविंग 1,000 है। मुझे बताओ एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता कि मुझे बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, तो आप कैसे निकालते, आप कैसे निकालते, आप लिखते 4,000 - 1,000 अपॉन 3,000 - 1,000। आप बोलते भैया 3,000 अपॉन 2,000 और इसमें 0 को कैंसिल करके बोलते 3:2। तो मेरे को बताओ क्या ये इक्वल्स टू दिस है, फटाफट से बताओ।
क्या ये डायरेक्टली इक्वल्स टू दिस है? इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का रेशियो। फटाफट से बताओ, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का रेशियो। हाँ, वाई लेने की जरूरत ही नहीं है, वाई लेने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि कॉमन सेंस है कि जो अमाउंट आएगा उसका सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म 3:2 ही होगा। जो अमाउंट एक्सपेंडिचर का बन के आएगा उसका सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म 3:2 होगा। मैं बताऊं, कुछ बच्चे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सिचुएशन को। मैंने आपको ये चीज समझाई, देखो समझो मेरी बात को, ठीक है? ये जरूरी है, अगर ये तुम लोगों को एक्चुअली नहीं समझ में आया है तो ये समझना जरूरी है, और अगर समझ में आ गया है बट स्टिल आप चैट बॉक्स टेस्ट कर रहे हो तो बच्चों ये गलत बात है। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है ना, हमारे टाइम की बहुत वैल्यू है और इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर आप अननेसेसरी पूछ रहे होगे तो। और अगर आप नेसेसरली पूछ रहे हो तो मैंने आपको यहां पर समझाया कि क्यों आप एक्स और वाई नहीं ले सकते। मेरे को बताओ, कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि नहीं हम 3x और 5y लेके सॉल्व करेंगे, मेरे को बताओ फंडामेंटली ही तुमने पहला स्टेप गलत कर दिया। पूछो कैसे? आस्क मी वाई। मान लो यही पिछला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है और तुम लोग बोल रहे हो हम 3x, और कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 5 और 10 में भी 5 और 10 स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हम x और y लेके सॉल्व करेंगे। तुमने फंडामेंटली गलत कर दिया क्वेश्चन। पूछो कैसे? अगर ये क्या था वैसे, ये क्वेश्चन 2 नंबर्स था, अगर तुम पहले नंबर को 3x बोल रहे हो और सेकंड नंबर को 5y बोल रहे हो, क्वेश्चन ने आपको बोला कि पहला नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो 3:5 है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस और नो। पहले मेरे को बताओ यस और नो। क्वेश्चन ने कहा कि पहला नंबर इस टू दूसरे नंबर का रेशियो 3:5 है। बोलो यस और नो। यस। तो अब बताओ, वो बच्चे जो 3 को x लेंगे और 5 को y लेंगे, वो तो फंडामेंटली पहला स्टेप ही गलत कर दिए। अब बताओ x और y कटेगा क्या आपस में? मेरे को बताओ, अगर तुम मान लो 3x और 5y लेके कर लो सॉल्व, ले आओ आंसर, कुछ भी करके तुम गलत कर रहे हो। कैसे गलत कर रहे हो? अगर तुम 3x और 5y ले लिए तो इसको काट के 3:y कैसे लाओगे? क्योंकि x और y तो कटेगा ही नहीं, x और y तो कटेगा ही नहीं, तो तुमने पहला स्टेप ही गलत कर दिया क्वेश्चन का। यू आर रॉन्ग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आपने x और y ले लिया, अब ये दोनों नहीं कटेगा और ये दोनों कटेगा नहीं तो 3:5 आएगा नहीं, और 3:5 आएगा नहीं तो तुम तो क्वेश्चन को ही वॉयलेट कर दिए। तो x और y तो ले ही नहीं सकते, और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि x और y 3:5 आया है। अगर x और y 3:5 आया है तो ये सेम नंबर से कटा होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से काटते हो, अलग अलग नंबर से नहीं काटते हो। तो अगर ये 12 और 20 था, दो नंबर 12 और 20 था, तो ये दोनों 4 की टेबल से कटे हैं। ये दोनों के दोनों 4 की टेबल से कट होके 3:5 बने हैं। तो यहां पर जब आप वेरिएबल लोगे, कोई भी वेरिएबल लोगे, तो इट शुड बी सेम। इट शुड बी x और x, इट शुड बी y और y, बट इट शुड बी सेम। क्योंकि ये जो बड़े नंबर होते हैं वो छोटे नंबर जब बनते हैं तो वो जो छोटा नंबर बनने का प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया में वो सेम टेबल से काटे जाते हैं। 4 की टेबल से कटा है दोनों, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, दोनों 4 की टेबल से कट के यहां तक पहुंचे हैं। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर से ही होगा। बात खत्म। अब अननेसेसरी पूछ रहे हो तुम लोग, पता है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अच्छा फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर है कि हमने 3:2 में x क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो अल्टीमेटली 3:2 ही है आंसर, तो उसमें x और y लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर 3:2 ही होगा, तो x और y लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was 3 times the value of material used. The cost of raw material was increased in the ratio of 3:4 and the productive wages was increased in the ratio of 4:5. Find the present prime cost of an article which could formerly be made rupees 180. तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक वर्ड का मतलब मेरे को तुम लोग को बताना पड़ेगा, जो कि अगर तुमको नहीं पता हो
तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? तो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की प्राइमरी कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की प्राइमरी कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बच्चों मोटा मोटा कौन सी चीज लगती बताओ भैया? रॉ मटेरियल लगता है। रॉ मटेरियल लगता है ना। हमारा कैलकुलेटर जो बना है इसको बनाने में क्या लगा होगा? प्लास्टिक, बैटरी, रॉ मटेरियल। ठीक है। दूसरा, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए लगा होगा लेबर, तो इसको हम बोलते हैं लेबर। लेबर। ठीक है। और एक और चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब तुम्हारा समझो रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब, वैसे इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है बट मैं फिर भी बता देता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब रॉयल्टी। जैसे मान लो ये है कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर बनाता तो मैं हूं पर बेचता हूं केसीओ के नाम से। किसके नाम से बेचता हूं? केसीओ के नाम से। तो मुझे इसके बदले केसीओ कंपनी को क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। केसीओ कंपनी बोलती है मैं अपना नाम फ्री में यूज करने थोड़ी दूंगी। केसीओ कंपनी क्या कहती है कि मैं अपना नाम आपको फ्री में यूज थोड़ी करने दूंगी, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने इतने टाइम से मार्केट में बैठ के गुडविल बनाई है, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हर कैलकुलेटर बेचोगे 100 रुपए मुझे दे देना। हैरी पॉटर की बुक बिकती है ना, हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड, हैरी पॉटर की बुक बिकती है। तो जितनी भी बुक सेल होती है ना उसके पीछे कुछ एक फिक्स अमाउंट जेके रॉलिंग जिन्होंने ये बुक लिखी है उनको जाता है। जेके रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक लिखी है उनको जाता है फिक्स अमाउंट, जितनी भी बुक सेल होती है। इसी को बोलते हैं रॉयल्टी। तो प्राइमरी खर्चे, सेकेंडरी खर्चे बहुत सारे होते हैं, मशीनरी, फ्यूल, फलाना ढिंगाना, बहुत सारा, एडमिन, अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सेकेंडरी खर्चे होते हैं। प्राइमरी खर्चे कि अगर ये खर्चे ना हो तो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा, 3 होते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और रॉयल्टी, जिसमें से ये इस क्वेश्चन में नहीं है। तो 2 चीजें आप ध्यान में रखो कि प्राइम कॉस्ट के अंदर एक मटेरियल आ जाएगा, एक लेबर आ जाएगा। मटेरियल जिससे वो चीज बनेगी और लेबर जो उस चीज को बनाएगा। ठीक है। अब पढ़ो क्वेश्चन। प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने की प्राइम कॉस्ट 3 टाइम्स है वैल्यू ऑफ मटेरियल के। मतलब जितना आप मटेरियल यूज करोगे। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, पहले आप ये समझो प्राइम कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। प्राइम कॉस्ट का मतलब होगा मटेरियल इस क्वेश्चन के लिए प्लस लेबर। ठीक है। तो अब सुनो, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक प्रोडक्ट को बनाने की जो प्राइम कॉस्ट होगी, एक प्रोडक्ट को बनाने की जो प्राइम कॉस्ट होगी वो 3 टाइम्स होगी उसमें जो मटेरियल लगने वाला है उसके उसके 3 टाइम्स होगी। यानी कि प्राइम कॉस्ट जो है वो मटेरियल जितना लगने वाला है उसकी 3 गुना होगी। कितना होगा? 3 गुना, 3 टाइम्स। प्राइम कॉस्ट मटेरियल जो लगने वाला है उसका 3 गुना होगा। ओके। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ इन रेशियो ऑफ 3:4। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीज्ड इन रेशियो ऑफ 3:4। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल की पुरानी कॉस्ट थी 3, नई कॉस्ट हो गई 4। रॉ मटेरियल की पुरानी कॉस्ट थी 3, नई कॉस्ट हो गई 4। हमने कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है। आगे देखो, प्रोडक्टिव वेजेस यानी कि लेबर इंक्रीज हुआ इन द रेशियो ऑफ 4:5। कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्रीज्ड इन रेशियो ऑफ 4:5। यानी कि पहले लेबर की कॉस्ट थी 4, अब लेबर की कॉस्ट हो गई 5। पहले लेबर की कॉस्ट होगी 4, अब लेबर की कॉस्ट हो गई 5। फाइंड द प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल मतलब अभी, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट कितना प्राइम कॉस्ट है वो पता लगाओ। विच कुड फॉर्मली बी मेड ऑफ ₹180, जिसको वो बोल रहा है कि जो उसका जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो कितना है? 180।
ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट बताओ आर्टिकल का, विच कुड फॉर्मरली बी मेड ₹180, मतलब हमारी प्राइम कॉस्ट पहले 180 थी, अभी कितनी हो गई होगी बताओ। ठीक है, हमारी फॉर्मरली मतलब क्या होता है, पहले, इसका हिंदी मतलब होता है पहले, इसका हिंदी में मतलब होता है पहले, पहले हमारी प्राइम कॉस्ट थी 180, तो अभी कितनी हो गई होगी बताओ। समझ में आया क्वेश्चन, फटाफट से बताओ, क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या, क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या। ये है क्वेश्चन बच्चों, ये है क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, दिस इज योर क्वेश्चन। ये बेटा टफेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस ये मेरी बात मान लो, टफेस्ट कैटेगरी का, ए कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाएगा ये, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इतना टफ है, इतना मतलब टफ इन द सेंस, टफ इन द सेंस ऑफ रेशियो चैप्टर, ठीक है, तो रेशियो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट कैटेगरी चैप्टर क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है, अगर ये समझ में आ गया है तो समझ जाओ बहुत ईजी है। देखो कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले सारे बच्चे बताओ, ओल्ड प्राइम कॉस्ट 180 है, इस 180 को यूज करके क्या मैं मटेरियल और लेबर की कॉस्ट निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं, कैसे, देखो प्राइम कॉस्ट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ मटेरियल है, ऐसा मेरे को क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा कि प्राइम कॉस्ट 3 टाइम्स ऑफ मटेरियल है, ओके डन, तो उस हिसाब से मेरी प्राइम कॉस्ट अगर पहले 183 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मटेरियल, तो इसका मतलब मेरा जो मटेरियल था वो था 180 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 60, मेरा मटेरियल कितना था, 60 था। अब हमको पता है, हमको पता है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर, अगर मेरी प्राइम कॉस्ट 180 थी जिसमें से 60 मटेरियल था, तो लेबर कितना होगा, लेबर इज इक्वल टू 180 माइनस 60, लेबर था 120, लेबर कितना था 120 था। अब अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, मेरी मटेरियल की कॉस्ट 3:4 के रेशियो में बढ़ गई, मेरी मटेरियल की कॉस्ट 3:4 के रेशियो में बढ़ गई, तो न्यू, देखो पहले मेरा मटेरियल था 3, अब हो गया 4, पहले मेरा मटेरियल था 60, तो अब कितना हो गया बताओ, अब कितना हो गया बताओ, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर 60 इंटू 4/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये आ गई मेरी न्यू मटेरियल कॉस्ट जैसा कि हमने कल निकाला था। सेम गोज विथ लेबर, पहले मेरी लेबर की कॉस्ट थी 4, अब मेरे लेबर की कॉस्ट हो गई 5, पहले मेरी लेबर की कॉस्ट थी 4, अब मेरी लेबर की कॉस्ट हो गई 5, पहले मेरे लेबर की कॉस्ट थी 120, तो अब कितनी हो गई होगी बताओ, तो अब कितनी हो गई होगी, तो x इज इक्वल टू 120 इंटू 5/4, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 150 न्यू लेबर कॉस्ट। अब हमसे पूछा था क्वेश्चन ने नई प्राइम कॉस्ट बताओ, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था नई प्राइम कॉस्ट बताओ, तो वो हो जाएगा मटेरियल प्लस लेबर, नया मटेरियल 80, नया लेबर 150, तो ये आ गया 230, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब किसी बच्चे को कहीं पर भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो, किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो, जिस बच्चे को प्राइम कॉस्ट का मतलब नहीं पता था बस उनको ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, बाकी वो कॉन्सेप्ट तो वही पुराना वाला यूज हुआ है कि पुरानी कॉस्ट इतनी थी, पुराना हाइट इतना था, नया हाइट इतना हो गया, पुराना वेट इतना था, नया वेट इतना हो गया, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहां पर। चलो बताओ फटाफट से बताओ।
एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट यू कैन आस्क। हाँ, क्वेश्चन से बनने में प्रॉब्लम हुई होगी विवेक, नो प्रॉब्लम, दैट इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि नया क्वेश्चन था, ठीक है, अलग क्वेश्चन था, कुछ चीजें ऐसी थी जिसका आपको मतलब नहीं पता था। लेबर कैसे निकला एक बार बता दो। 3:4 न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट बता दो। बेटा तनुज आप पिछले क्लास में नहीं थे क्या? मतलब अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे होगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, ओल्ड न्यू वाला। तनुज, हाँ लेबर मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक बार, अच्छा तनुज नहीं थे पिछले क्लास में, तो तनुज बेटा पिछले क्लास में इसके ऊपर एग्जॉस्टिवली 10-15 मिनट डिस्कशन हुआ है इस कॉन्सेप्ट में। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप लाइव क्लास अगर आज ज्वाइन कर रहे हो नेक्स्ट क्लास, तो पिछली क्लास देख के आया करो एक बार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी मैं अगर फिर से डिस्कस करूँ ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग ऑफ द सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी होता बस यही है कि 3:4 दिया हुआ है इसका, और यहां पर लिखा है इंक्रीज, यानी कि पहले कॉस्ट इतनी थी अब कॉस्ट इतनी हो गई है। तो पहले कॉस्ट 3 थी अब कॉस्ट 4 हो गई है, ये रेशियो है। तो पुरानी कॉस्ट अगर 60 है तो नई वाली कॉस्ट कितनी होगी, हम इस तरीके से उसको निकालते हैं इक्वेट करके, क्योंकि पुरानी कॉस्ट और नई कॉस्ट का रेशियो ये है, पुरानी कॉस्ट और नई कॉस्ट का ये रेशियो है। तो पुरानी कॉस्ट को हम लिख देते हैं और नई कॉस्ट को खाली छोड़ देते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम निकाल देते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहले हमने समझा प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था और ना आएगा, फाउंडेशन में आएगा भी नहीं। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल इंटू 3, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि जो प्राइम कॉस्ट है वो 3 टाइम्स ऑफ मटेरियल है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। फिर क्वेश्चन ने बोला मटेरियल की कॉस्ट 3:4 के रेशियो में बढ़ जाएगी और लेबर की कॉस्ट 4:5 के रेशियो में बढ़ जाएगी। पुरानी प्राइम कॉस्ट 180 है, तो नई प्राइम कॉस्ट हमको बताना है। तो पुरानी प्राइम कॉस्ट 180 थी, मैंने सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया जो क्वेश्चन में गिवन था कि प्राइम कॉस्ट 3 टाइम्स ऑफ मटेरियल है। 180 यहां लिख दिया मैंने और मटेरियल की वैल्यू निकाल ली, 60 आ गई, सिंपल, 180 डिवाइडेड बाय 3, 60 आ गया मटेरियल। और हमको पता है कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं। तो अगर मटेरियल 60 है और प्राइम कॉस्ट 180 है तो लेबर कितना होगा, 120 होगा। कैसे, इसको इधर लाके माइनस कर दो ना, बस, और क्या, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने कहा मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है 3:4 में, तो पहले 3 थी अब 4 हो गई। तो पहले 60 था मटेरियल, तो अब कितना हो जाएगा, सिंपल, ओल्ड इज टू न्यू का रेशियो है, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 80, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। फिर आ जाओ लेबर में, लेबर आया 120 पुराना, लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी 4:5 में, तो पहले था 4 अब हो गया 5, पहले था 120, तो अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, ऐसे निकालना है। तो x की वैल्यू आ गई 150 यहां पर, तो ये हुआ नया मटेरियल, ये हुआ नया लेबर। अब मटेरियल और लेबर को ऐड कर दो तो नया प्राइम कॉस्ट आ गया। फटाफट से बताओ, अभिषेक भट्टाचार्य जी और भव्या गुप्ता, ये दोनों का डाउट था, फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ ये डाउट, फटाफट से बताओ। अभिषेक नहीं, सॉरी, आशीषा, आशीषा बेटा क्लियर हुआ, ओके डन। चलो इसको एलडीआर मार्क कर लो। क्वेश्चन बैंक और नोट्स लिए बिना तो क्लास में बैठा मत किए करो तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बैंक और नोट्स लिए बिना क्लास में मत बैठा करो, ठीक है। अमर बेटा, व्हाट फियर च्युइंगम इज हियर, ये देखो,
यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। एलडीआर मार्क करो जल्दी जल्दी, एलडीआर मार्क करो इसको। व्हाट इज एलडीआर? लास्ट डे रिवीजन, लास्ट डे रिवीजन। लास्ट डे रिवीजन, ठीक है। ओके भैया, डन। चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टाइम पास क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर टू डेट ऑफ हिज सन इज 5:3। 10 ईयर हेंस, हेंस मतलब 10 सालों बाद, 10 सालों बाद द रेशियो वुड बी 3:2। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी ये बताओ। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी ये बताओ। बहुत सिंपल है बच्चों, हम अगेन ले लेंगे 5x और 3x। क्या ले लेंगे? 5x और 3x। फटाफट से बताओ, यस और नो। एक सेकंड, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू डेट ऑफ सन 5:3। हाँ, ये सॉल्यूशन गलत है, यहां पर सॉल्यूशन गलत है। हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, वैसे हम सॉल्यूशन देख भी नहीं रहे। चलो देखो इधर देखो, प्रेजेंटली उनकी एज 5:3 है। 10 सालों बाद उनकी रेशियो 3:2 हो जाएगी। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है बताओ। ये है क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, डन। तो हम यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन की शॉर्ट समरी यहां पर लिख देता हूं ताकि तुम्हारा रेफरेंस क्लियर रहे। प्रेजेंट एज 5:3, 10 years hence ratio would be 3:2। हमको उनकी प्रेजेंट एज ही बताना है, तो प्रेजेंट एज को हम एज्यूम कर लेंगे 5x और 3x। प्रेजेंट एज को हम एज्यूम कर लेंगे 5x और 3x। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद उनकी एज हो जाएगी 3:2। 10 साल के बाद उनकी एज हो जाएगी 3:2। तो अब इसको करना है सॉल्व। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 9x 30 माइनस 20। तो x इज इक्वल टू आ गया 10। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी 30। बोलो यस और नो। प्रेजेंट एज आ रही है 50 और 30। बोलो समझ में आया? सिमिलर सा है, किसके जैसे सिमिलर सा है? ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, ये सेम लॉजिक से बनते हैं। ये क्वेश्चंस बनते सेम लॉजिक से हैं, ठीक है। सेम लॉजिक से बनते हैं क्वेश्चन। यहां पर बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ना, इसको प्लस कर लेना। टाइपो एरर है, एक सेकंड में देखो तो। सॉल्व दिस यू विल गेट x इज इक्वल टू 10 हेंस फादर। अच्छा, सॉल्यूशन सही है, बस यहां पर ऐसे प्लस लगा लो, प्लस लगा लो बस, ठीक है। माइनस की जगह प्लस लगा लो। ओके बच्चों, बोलो यस और नो। तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार। मेरे को लगता है तुम लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आजकल। आजकल बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बच्चों का, ठीक है। डन भैया, हम लोग पहले से करके बैठे हैं इसलिए हम चिल कर रहे हैं। ओ ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली सैलरी ऑफ 2 पर्सन 3:5। इफ ईच रिसीव एन इंक्रीज ऑफ 20 इन सैलरी द रेशियो ऑल्टर 13:21। तो उनकी रिस्पेक्टिव सैलरी बताओ। तो देखो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। 3:5 में दो बंदों की सैलरी थी, उनकी सैलरी में 20 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। उनकी सैलरी में 20 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है।
तो नया रेशियो ये बन गया। तो उनकी सैलरी कितनी है वो बता दो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले उनकी सैलरी हम एज्यूम करते हैं 3x और 5x, 20 रुपए का इंक्रीमेंट कर देते हैं दोनों की सैलरी में, तो नया रेशियो हो गया 13:21। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 21 × 3 63x प्लस 21 × 20 420 इज इक्वल टू 13 × 5 65x प्लस 13 × 20 ये हो जाएगा 260। 260 माइनस 420 हो जाएगा 160। ये हो जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू 80 आ गया। तो 3x 3 × 80 240, 5x 5 × 80 400, तो 240 और 400। ठीक है, बोलो कोई डाउट। 240 और 400 इज द आंसर। कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना ना। 240 और 400। ठीक है, ओके। ये सारे बुक के एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन है ना, एग्जाम में आ सकते हैं, आते भी हैं इवन। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन राम एंड रहीम आर इन द रेशियो 5:7 और उनका मंथली एक्सपेंडिचर 7:11। अगर दोनों 60 रुपए सेव करते हैं तो उनका मंथली इनकम बताओ। तो देखो 5x माइनस 60 रुपीज, 7x माइनस 60 रुपी इज इक्वल टू 7/11। इनकम राम और रहीम की इनकम 5:7 है, एक्सपेंडिचर 7:11 है, और 60 रुपए सेव कर रहे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले किया था, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 55x माइनस 660, 49x माइनस 420। ठीक है, तो 660 माइनस 420 डिवाइडेड बाय 6, तो x की वैल्यू आ रही है 40। तो 5 4 20, 200 और 7 28, 280। तो 200 और 280 आपका आंसर है। सिंपल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राजनंदी बोल रही 20 ऐड नहीं करेंगे क्या? बेटा 20 सेविंग है, माइनस करेंगे ना राजनंदी बेटा। आई थिंक मुझे आपको यहां पर ये दिखाना चाहिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। इनकम जितना आप कमा रहे हो माइनस कर दो कि जितना आपने खर्च कर दिया, तो जो बच जाएगा वो सेविंग्स होता है। तो जब ये सेविंग्स यहां आएगा तो इनकम माइनस सेविंग और ये एक्सपेंडिचर उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फटाफट से बताओ राजनंदी बेटा, क्लियर है? तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आप सोचो ना, आप बेटा 100 रुपए कमाए, 20 रुपए आपने बचा लिए, तो 80 रुपए आपने खर्च कर दिए ना, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ना। हाँ, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम भी हो सकता है। अच्छा वो सैलरी वाला पूछ रही है, सैलरी वाला क्वेश्चन। ओ हाँ, तो यहां तो +20 हुआ है, यहां तो +20 हुआ है। 20 ऐड नहीं करेंगे, 20 ऐड ही तो किए। अच्छा राजनंदी का पूछना है लास्ट में 20 ऐड नहीं करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, आपसे प्रेजेंट सैलरी पूछा है, इंक्रीमेंटेड सैलरी नहीं पूछा है। ठीक है, आपसे पूछा था प्रेजेंट सैलरी बताओ उनकी, प्रेजेंट सैलरी पूछा था ना, इंक्रीमेंट होने के बाद वाली सैलरी नहीं पूछा था। तो फाइनल आंसर में 20 ऐड मत करना। ओके डन।
इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? 200 और 280 में किसी को कोई डाउट है? सेम क्वेश्चन था ये भी, सेम 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 नहीं, इसको शेम शेम बोलना चाहिए हमको। चलो इसको एलडीआर मार्क करो। एलडीआर मार्क करो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो और इजी है। अच्छा एलडीआर देख के डर मत जाया करो कि ये टफ होगा, नहीं टफ नहीं है, बस एक बार देख के चले जाओ ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए। There has been increment in the wages of labor in a factory in the ratio of 22:25. इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ना। मेरे को पता है ये सब शब्द तुम्हारे लिए भारी शब्द हैं, पर कोई बात नहीं, जब मैं फाउंडेशन में था तब मेरे लिए भी ये शब्द भारी थे, अब नहीं है। तो आप भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, तो यू शुड नो दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना, सैलरी में बढ़ोतरी होना। इंक्रीमेंट किस किस रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ? 22:25, यानी पहले आपकी सैलरी इतनी होगी, अब आपकी सैलरी बढ़ के इतनी हो गई। ओके ठीक है। बट देयर हैज ऑल्सो बीन अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेबरर्स इन द रेशियो ऑफ 15:11। बट आपको पता है ना, अभी अभी बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है, ले ऑफ, है ना। अब तो भैया सीए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल सीए हैं, आप भी बन जाओगे। ओके सुनो मेरी बात, अभी बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ किया, ले ऑफ, ले ऑफ मतलब जॉब से निकालना, ले ऑफ का मतलब जॉब से निकाल देना। तो क्या बोल रहा है? बट देयर इज अ डिक्रीज इन लेबर फोर्स। पहले हमारे पास अगर 15 लेबर हुआ करते थे, अब हमारे पास, पहले हमारे पास 15 लेबर हुआ करते थे, अब हमारे पास सिर्फ 11 है, मतलब हमने कुछ लेबर्स को काम से निकाल दिया। ले ऑफ का मतलब काम से निकालना, ठीक है। तो कुछ लोगों की सैलरी बढ़ाई गई और कुछ लोगों को काम से निकाल दिया गया, जो कि काम नहीं कर रहे थे उनको निकाल दिया गया। तो फाइंड आउट इन व्हाट रेशियो द टोटल वेज बिल ऑफ द फैक्ट्री विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो बोल रहा है रेशियो बताओ कि किस रेशियो में आपके फैक्ट्री का जो बिल आता है, किसका? लेबर का, वेजेस का जो बिल आता है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ। रेशियो ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेजेस बताओ। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे वेजेस निकालना हो, अगर मुझे वेजेस निकालना हो, वेजेस मतलब जो पैसा मैं लेबर को देता हूं वो निकालना हो, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये नहीं हो सकता? नंबर ऑफ लेबर्स जो काम कर रहे हैं इनटू सैलरी पर लेबर। फटाफट से बताओ सारे बच्चे, कितने लेबर काम कर रहे हैं इनटू हर लेबर को कितनी सैलरी दी जा रही है, सैलरी या बोल लो या वेजेस बोल लो। तो इसको मल्टीप्लाई करने से टोटल वेजेस नहीं पता चल जाएगा? हाँ भैया एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे फैक्ट्री में 20 लेबर काम कर रहे हैं और हर लेबर को मैं पर डे 1000 रुपए देता हूं, पर डे 1000 रुपए देता हूं, तो मेरे फैक्ट्री में मैं 20,000 रुपए पर डे खर्चा कर रहा हूं। सिंपल, फटाफट से बताओ, क्या यही होना चाहिए ना फॉर्मूला? बोलो, यही फॉर्मूला होना चाहिए ना। नंबर ऑफ लेबर इनटू वेजेस पर लेबर, कितने लेबर काम कर रहे हैं इनटू हर लेबर को हम कितना पे कर रहे हैं। सिंपल। हाँ, तो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हमको बताना है वेजेस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। हमको यह बताना है कि वेजेस में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ लेबर का रेशियो है 15:11, यानी कि पहले 15 लेबर थे अब 11 हो गए, तो नंबर ऑफ लेबर का रेशियो है 15:11। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वेजेस से, पहले वेजेस थी 22, अब वेजेस हो गई 25। मतलब सिंपल शब्दों में भैया आप कंपाउंड रेशियो निकाल रहे हो। हाँ, मैं नंबर ऑफ लेबर का जो रेशियो है उसको वेजेस के जो रेट है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बस बस बेटे बस। क्या कर रहा हूं मैं? नंबर ऑफ लेबर का जो रेशियो है उसको मैं वेजेस के रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बस। और इससे मेरे को वेजेस मिल जाएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। लेट्स सी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 3 2 जा 6 अपॉन 5।
आंसर आ गया 6/5। हमसे पूछा गया है बताओ कि फैक्ट्री की वेजेस का जो बिल है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हमसे पूछा गया है कि फैक्ट्री की जो वेजेस है वो कम हो रही है कि बढ़ रही है। तो बच्चों आंसर आया है 6:5। इसका मतलब क्या हुआ, ये है ओल्ड, ये है न्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री की वेजेस, ओवरऑल वेजेस, फैक्ट्री की ओवरऑल वेजेस कम हो रही है। किस रेशियो में कम हो रही है, 6:5 के रेशियो में कम हो रही है। पहले 6 थी, अब 5 हो गई। बहुत सिंपल, बस यही था ये क्वेश्चन। भैया जब हम कर रहे थे तब इजी नहीं लग रहा था, पर आप पूरा समझाए तो समझ आ रहा है। वेरी वेरी गुड। और अब सारी चीजें इजी लगेगी। बताओ सारे बच्चे बताओ, सिंपल कॉमन सेंस से बन गया ये क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। क्या सिंपल कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन हमें बन गया। नंबर ऑफ लेबर का रेशियो दिया था, वेजेस का रेशियो दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। डन, यस। तो ये देखो 6:5 आंसर है। आपको लिखना है कि ये रेशियो वेजेस, ओवरऑल वेजेस कम हो रही है 6:5 के रेशियो। डन, वेरी वेरी गुड। इतने प्यारे बच्चे मैंने कहीं देखे ही नहीं आज तक, क्या बताऊं। चलो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू हाउस 16:23 है, ठीक है। 2 years लेटर यानी 2 साल बाद, when the price of the first has increased by 10%, that of the second by 447 rupees, the ratio of the prices become 11:20. Find the original price of two house. तो देखो अब इंस्टीट्यूट को लगा अरे यार बच्चों को तो सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, बच्चों को तो सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो थोड़ा मसाला मार के क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा थोड़ा मसाला मार के क्वेश्चन पूछा जाए। तो इंस्टीट्यूट ने क्या मसाला मारा, देखो कि दो घर जो थे उनका उनका जो प्राइस था उसका रेशियो है 16:23। ओके। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस 10% से बढ़ गया। प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके। और सेकेंड हाउस बाय 447 रुपीज। रुपीज में बता दिया, एक परसेंटेज में बता दिया, एक रुपीज में बता दिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्राइस बिकम 11:20। और ये कार्यक्रम होने के बाद रेशियो ऑफ प्राइजेस आफ्टर 2 years जो है वो बन चुका है 11:20। 11:20। आपसे बोल रहा है ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी 2 साल पुराना प्राइस क्या था, ये बताओ। अब देखो इंस्टीट्यूट ने आपको घुमाने की कोशिश की, पर मुझे पता है इतने होशियार बच्चे हैं कि इनको घुमाना पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैं नहीं घुमा पाता तुम लोग को, तुम लोग को इंस्टीट्यूट क्या घुमा पाएगी, राइट। तुम लोग हमको घुमा दोगे, मुझे घुमा दोगे, इंस्टीट्यूट को घुमा दोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम प्राइजेस ऑफ हाउस बी 16x और 23x। ओके। अब 2 साल के बाद पहले घर का प्राइस 10% से बढ़ जाएगा, तो 16x 23x, ठीक है।
पहले घर का प्राइस 10% से बढ़ेगा। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ उसका प्राइस। तो प्राइस कितना है उसका? 16x। हमने एज्यूम किया है, हमने एज्यूम कर लिया है 16x पहले घर का प्राइस है। वी एज्यूम्ड कि 16x पहले घर का प्राइस है। ये प्राइस 10% से बढ़ जाएगा, तो यानी कि बढ़ जाएगा मतलब प्लस कितने से? 10% ऑफ 16x से। और दूसरे घर का प्राइस भी बढ़ जाएगा, कितने से? 447 रुपीज से। और ये कार्यक्रम होने के बाद, ये प्राइस बढ़ जाने के बाद नया रेशियो बन के आएगा 11:20। सारे बच्चे बताओ यहां तक का बात समझ में आया क्या? सारे बच्चे बताओ यहां तक की बात घुसी क्या दिमाग में? फटाफट से बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो। 2 इयर्स कहां गया? वो ऐसे ही बस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देके रखी है, 2 साल। 2 साल का कोई यूज नहीं है। अभिषेक इसलिए कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि एज वाले क्वेश्चन में हम लोग ईयर्स लेते हैं ना। एज वाले क्वेश्चन में हम लोग +2 इयर्स करते हैं, तो बेटा वो एज वाला क्वेश्चन होता है। यहां पर बस 2 इयर्स एज अ रेफरेंस देके रखा है कि 2 साल के बाद पहले घर की जो प्राइस है वो 10% से बढ़ गई और दूसरे घर की प्राइस 447 से बढ़ गई। ठीक है अभिषेक? अभिषेक कुमार, ठीक है? तो 2 इयर्स का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। वी हैव टू राइट द 10% ऑफ 16x। यस ध्रुव, आपसे क्वेश्चन ने कहा कि पहले घर की प्राइस 10% से बढ़ गई, तो आप सोचो ना 10% ऑफ वॉट? 10% ऑफ वॉट? 10% ऑफ द प्राइस। तो हमने प्राइस को एज्यूम किया है 16x। हमने प्राइस को क्या एज्यूम किया है ये देखो ना, लेट द प्राइस ऑफ हाउस 16x। तो हमने 16x एज्यूम किया है। तो जो इंक्रीमेंट इन प्राइस होगा, जो इंक्रीज इन प्राइस होगा, वो होगा 10% ऑफ 16x। और इसका मतलब क्या होगा? 10% ऑफ 16x का मतलब क्या होगा? 1.6x। 1.6x। ओके, तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 16x प्लस 10% ऑफ 16 निकालो ना, 10% ऑफ 16 निकालो ना, कितना होता है? 1.6 होता है, और x तो x रहेगा, ठीक है? डिवाइडेड बाय 23x प्लस 447 इज इक्वल टू 11/20। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो यहां पर 16 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा? 17.6 हो जाएगा। 17.6x इंटू 20 इज इक्वल टू 11 इंटू 23x प्लस 447। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। 352x इज इक्वल टू 253x प्लस 4917। ठीक है, अब इसको इधर लाके माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 352 माइनस 253, तो ये हो रहा है 99x इज इक्वल टू 4917। 4917 डिवाइड बाय 99, तो ये आ रहा है x की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी 49.67। फटाफट से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो। हमने लिया 10% ऑफ 16x को 1.6x, दोनों को प्लस कर दिए तो 17.6x हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो x की वैल्यू आ रही है 49.67। तो हमसे पूछा था प्राइस ऑफ हाउस बताओ, तो हमने एज्यूम किया था प्राइस ऑफ हाउस 16x और 23x। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 49.66, 23 इंटू 49.66। तो ये आ रहा है 795 और ये आ रहा है 1142। ठीक है, ये देखो
है, ये तो x की वैल्यू कुछ और ही आ रही है। x इज इक्वल टू 53। रुको, वेट अ मिनट, लेट मी चेक सम कैलकुलेशंस। 17.6 into 20, 352x, 11 into 23, 253 minus 352, 99, 11 into 447, 4917, 9, 49.67। नहीं, ये सही है, 49.67 ही आएगा। 20 into 1.6, नहीं तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया ना डायरेक्टली। हमने इन दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दिया, 16x और 1.6x को। देखो, एक सेकेंड, इधर देखो। सबसे पहले ये वाला जो स्टेप हुआ, ये वाला जो स्टेप हुआ, इसके बाद का स्टेप है 16x, जो हमने हाउस का प्राइस एज्यूम किया है, प्लस 10% ऑफ 16x क्या होगा, 10/100 इंटू 16x ये होगा, डिवाइडेड बाय 23x प्लस 447। 447 इज द रुपीस। हमने यहां पर अमाउंट ही लेके रखा है, तो ये हमारा अमाउंट इन रुपीस ही है, तो इसमें डायरेक्टली ऐड हो सकता है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं ऊपर वाला परसेंट में है, नीचे वाला रुपीस में आपने कैसे ले लिया, नहीं बेटा, पूरा क्वेश्चन ही रुपीस में। हमने इसको एज्यूम ही किया है अमाउंट ऑफ फर्स्ट हाउस यानी कि रुपीस, हमने इसको एज्यूम किया अमाउंट ऑफ सेकंड हाउस यानी कि रुपीस, और यहां पर भी हमने परसेंटेज को रुपीस में कन्वर्ट कर लिया है, ये देखो, ठीक है। और इज इक्वल टू है 11:20। अब इसको आप करोगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 10% ऑफ 16x हो जाएगा 1.6x, और ये दोनों को आप प्लस कर लोगे उसके बाद डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 23x प्लस 447 इज इक्वल टू 11/20। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1.6, 17.6x हो जाएगा। ठीक है, 17.6x अपॉन 23x प्लस 447 इज इक्वल टू 11/20। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 17.6x इंटू 20 इज इक्वल टू 11 इंटू 23x प्लस 447। अब आप करोगे इसको सॉल्व, तो 17.6 इंटू 20 होता है 352x इज इक्वल टू 23 इंटू 11 होता है 253x प्लस 11 इंटू 447 होता है 4917। अब ये इधर आके माइनस होगा, तो 352x माइनस 253x इज इक्वल टू 4917, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 4917। तो x की वैल्यू आएगी 4917 डिवाइडेड बाय 99, दैट इज 49.67। अब बताओ क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ क्लियर हुआ क्या। ओके, डन, हो गया नोट। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, लास्ट में 16x और 23x जो हमने वैल्यूज एज्यूम की थी, 16x और 23x, हमको x की वैल्यू वहां पर पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो नोट्स में यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आंसर में। यहां पर आंसर 53 कैसे आ रहा है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड बस ना, वेट अ मिनट गाइस। What is the source of this question? It's module.
अच्छा, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। इसको आप 477 करो। दिस इज नॉट 447, इट्स अ टाइपो एरर, दिस इज 477। 477 है जो सेकंड हाउस है ना, उसका अमाउंट 477। 477। So this will become 11 into 477, 5247, 5247, 5247 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आ जाएगा 53। हाँ, ये आ जाएगा 53। ठीक है, तो 16x हमने फर्स्ट हाउस की वैल्यू माना था, तो 16 इंटू 53, और 23x हमने सेकेंड हाउस की वैल्यू माना था, तो 23 इंटू 53। ठीक है, तो 16 इंटू 53 848, 23 इंटू 53 1219। तो दिस टू इज द आंसर। हाँ, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना, 447 नहीं 477। ठीक है, 477। बोलो अब फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर? बोलो क्लियर है? डन? फटाफट से बताओ सारे बच्चे, यस और नो। यस भैया यस, डन डनाडन। और कहीं डाउट तो नहीं है? ₹1 वाला डाउट आया था, वो क्लियर हो गया कि आपने नीचे रुपीस को प्लस क्यों कर लिया? क्योंकि ये सारा अमाउंट रुपीस में ही लेके रखे हैं हम। ठीक है, दूसरा 10% वाला क्लियर हो गया होगा, और बाकी तो नॉर्मल था। चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 720 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स 720 स्टूडेंट्स जिस स्कूल में है, उसका रेशियो है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, एग्जैक्टली ठीक है, फिर से दिखाओ ना भैया पूरा। सोनम बेटा मैं ये दे दूंगा तुम लोग को शीट, ये शीट तुम लोगों को ग्रुप में मैं दे दूंगा। ठीक है, ये मैं दे दूंगा, तुम लोग आराम से लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल, जहां पर 720 बच्चे हैं, 3:5 है। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं? 3, और गर्ल्स कितनी है? 5। पहले बॉयज लिखा है, फिर गर्ल्स लिखा है, यानी कि ये 3 बॉयज का है, 5 गर्ल्स का है। ओके, इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, अगर 18 नई लड़कियां स्कूल में आ गई, अगर 18 न्यू गर्ल्स स्कूल में आ गई, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 2:3। तो कितने नए बॉयज को स्कूल में आना चाहिए जिससे रेशियो 2:3 हो जाए? ओके, तो देखो 720 स्टूडेंट्स है स्कूल में, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 3:5 है, 3:5 है। ठीक है, 18 न्यू गर्ल्स एडमिटेड इन स्कूल, स्कूल में 18 नई लड़कियां आई हैं, 18 नई लड़कियां आई हैं स्कूल में। तो अब बताओ कितने कितने नए बॉयज हमको स्कूल में एडमिट करने चाहिए, कितने न्यू बॉयज स्कूल में आने चाहिए? हाउ मैनी न्यू बॉयज शुड बी एडमिटेड टू मेक रेशियो 2:3? ये जो नया रेशियो है वो बन जाना चाहिए।
कितने न्यू बॉयज को हमको एडमिट करना है। तो सारे बच्चे एक बार मेरे को कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। यस, वाई बोलो, वाई। बेटा ये मैंने ऐड किया है, बाद में मैं तुम लोग को सेंड करता हूं ना। ये तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना प्लीज, 2-3 ही क्वेश्चन है बस। 2-3 क्वेश्चन मैंने बाद में ऐड किए हैं, बस उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। प्रिंट आउट मत निकालना, बस अपने कॉपी में लिख लेना, मैंने बाद में ऐड किए हैं 2-3 क्वेश्चन। और जो बच्चों को बाद में पीडीएफ मिल रही है उन लोगों को तो अपडेटेड ही मिलेगी, ठीक है। ओके, तो अब पहले सारे बच्चे बताओ, अभी कितने लड़के लड़की हैं स्कूल में, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स हैं अभी, ठीक है। समर, देखो मैं क्वेश्चन एक बार और बोल रहा हूं। स्कूल में 720 बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:5। अगर स्कूल में 18 न्यू गर्ल्स को एडमिट किया जाए तो ये बताओ कि कितने न्यू बॉयज को स्कूल में आना चाहिए जिससे नया रेशियो 2:3 बन जाए। कितने नए बॉयज को स्कूल में आना चाहिए जिससे नया रेशियो 2:3 बन जाए, प्रोवाइडेड 18 न्यू गर्ल्स स्कूल में आ चुकी हैं। तो पहले बच्चों ये बताओ, टोटल 720 बच्चे स्कूल में हैं, अभी करंट रेशियो के हिसाब से कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, अभी 720 बच्चे स्कूल में हैं, करंट रेशियो के हिसाब से कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, बताओ। एक्सक्यूज मी। यस, वेरी गुड भैया। अभी करंट रेशियो 3:5 है, यानी 270 बॉयज हैं और 450 गर्ल्स हैं। अच्छा, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया भैया, कैसे आया एक बार बताओगे? ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, कैलकुलेटर में देखो सारे बच्चे, 720 स्टूडेंट्स है किस, और बॉयज बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:5। तो आपको पता होगा रेशियो कैसे निकालते हैं, नहीं पता तो इधर देखो, 720 बच्चे हैं, इसमें से 3 टुकड़े, 3 हिस्सा बॉयज का है, 5 हिस्सा गर्ल्स का है। तो डिवाइडेड बाय टोटल इनटू कितना आपको चाहिए, ठीक है, ऐसे निकलता है रेशियो, ऐसे निकलता है 720 इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल, 720 इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल, 720 इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाय टोटल। यहां देखो, 720 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे निकलता है रेशियो, ऐसे निकलता है रेशियो, 720 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल, 720 इंटू नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाय टोटल, ऐसे निकलता है रेशियो। तो कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे, 720 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो ये आ गया 270, 5 इज इक्वल टू ये आ गया 450, ठीक है, ऐसे निकलेगा। फटाफट से बताओ, क्लियर है सबको? सारे बच्चे बताओ, ये हमने रेशियो रेशियो को यूज करके कितने बॉयज और कितने गर्ल्स जो निकाला वो क्लियर है? 42 बॉयज शुड बी एडिटेड। ओके, बच्चे आंसर बता रहे हैं, 42 बॉयज आंसर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। हम अभी आपका आंसर चेक कर लेंगे, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे, कि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 720 को हमने 2 टुकड़ों में कैसे बांटा। हाँ क्लियर है, ओके। अब इसके बाद देखो, हमें क्वेश्चन ने बोला 18 गर्ल्स एडमिट हो गई हैं, 18 गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 450 प्लस 18, 468 हो गई है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कितने नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करें, हमें पता नहीं है, कितने नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करें जिससे हम दो हमारा नया रेशियो 2:3 हो जाए, हमारा नया रेशियो 2:3 हो जाए, कितने बॉयज को ऐड करें? तो वेरी वेरी सिंपल, 270 प्लस एक्स अपॉन 468 इज इक्वल टू 2:3, नंबर ऑफ बॉयज
अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो 2:3 हो जाए, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो 2:3 हो जाए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 270 प्लस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 936 माइनस 810, तो x इज इक्वल टू 126 अपॉन 3, 42 बॉयज शुड बी एडमिटेड। डन। बताओ, अब किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है पूछ लो, पूछो, डाउट पूछो। ओके भैया, डन, डन भैया, डन। तो ये आपका आंसर आ गया 42। ठीक है, शॉर्ट सॉल्यूशन मैंने हर जगह पे दिया हुआ है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बाकी अगर तुम लोग नोटिंग कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंथली इनकम 2 पर्सन की 4:5 है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर 7:9 है। अगर दोनों 50 रुपए पर मंथ बचा लेते हैं तो उनकी मंथली इनकम कितनी है? भैया अब ये क्वेश्चन तो आप करा ही क्यों रहे हो? हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हो क्या भैया आप? नहीं बेटा, अब है तो है। क्या बोले, 50 रुपए सेव हो रहा है, 7:9, तो 9 × 9 = 36, x - 9 × 5 = 45 इज इक्वल टू 7 × 5 = 35 माइनस 7 × 5 = 35, तो ये हो गया 100, x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 400 और 500 आंसर। डन डना डन, 400 और 500 आंसर। ये देखो 400 और 500 आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू हाउस 16:23, 2 years लेटर। अरे ये तो रिपीट हो गया, सो सॉरी, ये तो रिपीट हो गया और ये भी रिपीट हो गया। इसको ऐसे काट दो, तुम्हारे नोट्स में होगा भी नहीं है, इसको ऐसे काट दो। ठीक है, काट दो बस। एक्चुअली क्या है, हम डबल श्योर होते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए, उसके चक्कर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार डाल देते हैं, समझे? ये मुद्दा है। तो बच्चों ये हमारा इलस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट, और जितने भी क्वेश्चंस जो लॉजिक से बन सकते हैं, लॉजिक से, वो हमने बना लिए हैं। क्या अब हम रेडी हैं एमसीक्यू में एंटर करने के लिए? फटाफट से बताओ, क्या अब हम रेडी हैं एमसीक्यूज में एंटर होने के लिए? बोलो। यस भैया, यस। तो बच्चों एमसीक्यू में पहले हम कर रहे हैं सीए मॉड्यूल के क्वेश्चन। सीए मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए वो हम पहले कर रहे हैं एमसीक्यू में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, और चैट बॉक्स में भर भर के आंसर देंगे, क्योंकि पहली अपॉर्चुनिटी आपको ही मिलेगी सॉल्व करने की क्वेश्चन। पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 क्या होता है? इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा पुल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा पुल्टा होता है, उल्टा पुल्टा होता है। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4 है। अगर एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट क्या है बताओ? अगर एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट क्या है बताओ? वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बेटा एक बच्चा बस एक बार आंसर दो, प्लीज प्लीज ना, प्लीज, ताकि मैं देख पाऊं। बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही बच्चा 2-3 बार आंसर दे रहा है तो दिक्कत हो जा रही है। एक बच्चा बस एक बार आंसर देगा, इतना कष्ट मत दो बेटा अपने हाथ को। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? ए सेंड, ए सेंड, ए सेंड, ए सेंड, ए सेंड, ए सेंड, ऐसा मत करो, ठीक है? चलो, तो बच्चों 3:4 है रेशियो। एंटीसीडेंट का मतलब होता है ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला नंबर 15 है तो नीचे वाला नंबर क्या होगा?
ये है क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। तो डी आंसर है इसका। सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो इज 5, द एंटीसीडेंट इज, बताओ, बोलो। If the ratio of the quantities 5:7, if the consequent of inverse ratio is 5, मतलब बोल रहा है अगर इसका इनवर्स रेशियो निकालोगे, पहले इसका इनवर्स रेशियो निकालो, निकाल लिया, ठीक है। इनवर्स रेशियो का अगर कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा, बताओ। इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट तो 5 है, तो एंटीसीडेंट क्या है, बताओ। इनवर्स रेशियो का 5:7 के इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट 5 है, तो एंटीसीडेंट क्या होगा। तो देखो ना, मैंने निकाला है ना, 5:7 का पहले इनवर्स रेशियो निकाल लो। अब इस इनवर्स रेशियो का अगर कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा, 7 होगा। बेटा वर्ड गेम खेल रही इंस्टीट्यूट, और कोई बात नहीं है। वर्ड गेम खेल रही इंस्टीट्यूट, और कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। यस भैया यस। ओके भैया, ओके भैया, डन। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन देखो। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, यानी कंपाउंड रेशियो निकालना है, 2:3, 9:4, 5:6 और 8:10 का। अब ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है, देखो सुधांशु, बार बार बेटा, सुधांशु बेटा क्यों इतना मेहनत करना है, जीवन में मेहनत की कमी है। सुधांशु 5 बार आंसर बता रहा है, क्यों बेटा क्यों, इतनी मेहनत नहीं करनी, एक बार आंसर बताना है बस, ठीक है। तो बच्चों कंपाउंड रेशियो निकालना है इन चारों का। कंपाउंड रेशियो मतलब सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, या तो कैलसी से कर लो, या तो कैलसी से कर लो, या तो डायरेक्टली कर लो, जिसको डायरेक्टली मन। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1:1 आ गया, सब कट गया, 1:1 आ गया आंसर, ठीक है डन। 1:1 इज द आंसर। डुप्लीकेट रेशियो निकालो 3:4 का। डुप्लीकेट का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9:16, ठीक है। अच्छा समझा रहे हो इसलिए बहुत खुशी हो रही है, अच्छा ये बात है, ठीक है। अब तुम लोग समझ गए होगे व्हाई आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन एज कॉन्सेप्ट बिल्डर, गॉट इट ना। क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट। बच्चों सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो 25:36 का। तो बस 25/36 का रूट कर दो, तो 5/6 आंसर। फटाफट से बताओ, क्लियर, बोलो। ईशा बेटा ग्रुप से मांग लेना ये पीडीएफ, ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर्ड है, इसको आप मांग लेना, ठीक है। सबके पीडीएफ में क्वेश्चन है ना कि नहीं है, बताओ, है ना भाई। एमसीक्यू चेक करो, कॉन्सेप्ट बिल्डर। बेटा क्वेश्चन बैंक में है ये क्वेश्चन, देखो ना एक बार। नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो बता दो 2:3 का। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बार, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बार, 8 27, ए आंसर, डन। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का ट्रिक बताओ। अभिषेक कैलकुलेटर ट्रिक है उसके पीछे, बहुत बार यूज करेंगे तब बता दूंगा, अभी कोई यूज नहीं है, जब यूज आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। तो 8/27 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब अभी अभी तो निकाला हमने, अभी अभी तो निकाला हमने,
क्या आएगा इसका आंसर? 2/3 आ जाएगा। कैसे? सिंपल है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 2/3 आ जाएगा आंसर। हमने अभी अभी किया और अभी बहुत मौके मिलेंगे कैलकुलेटर ट्रिक यूज करने के, तब हम लोग निकालेंगे आराम से, अभी इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। यानी कि हमको एक कंपाउंड रेशियो निकालना है 4/9 का विथ अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। तो 3/4 के डुप्लीकेट रेशियो के साथ में 4/9 का हमको कंपाउंड रेशियो निकालना है। निकालो निकालो निकालो। तो 4/9 इंटू 9/60, 1/4। ए बच्चों कहीं पर भी डाउट हो पूछ लेना ना, कहीं पर भी डाउट हो पूछ लेना। ऐसा मत करना मैं क्वेश्चन नंबर 20 में हूं तो बोलोगे भैया 9th वाला फिर से बताओ, ऐसे मत करना। कहीं भी डाउट है यू कैन आस्क। इस क्वेश्चन में बोला कंपाउंड रेशियो बताओ, कंपाउंड रेशियो बताओ 4:9 का विथ अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। बोलो। आशीषा बेटा, इस क्वेश्चन में बोला कंपाउंड रेशियो बताओ। ओके, किसका कंपाउंड रेशियो? 4:9 का। मनीष, मनीष बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कंपाउंड रेशियो बताओ 4:9 का एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का। मतलब 4:9 के साथ कंपाउंड रेशियो निकालो 3:4 के डुप्लीकेट का। कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:9 विथ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। क्लियर? तो हमने लिया 4:9 और 3:4 का डुप्लीकेट निकाल लिया और इन दोनों का कंपाउंड रेशियो निकाल दिया, इन दोनों का कंपाउंड रेशियो निकाल दिया। बोलो क्लियर? क्लियर? आशीषा और मनीष क्लियर है? ओके डन। चलो नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ। क्या करना है? फिर से कंपाउंड रेशियो निकालना है। क्या करना है? ध्यान से देखो, ध्यान से। फिर से निकालना है कंपाउंड रेशियो। किसका कंपाउंड रेशियो निकालना है? कंपाउंडेड ऑफ 4:9 का। ओके, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का। अच्छा, 3:4 के डुप्लीकेट रेशियो को लेना है, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 को लेना है। अच्छा, 2:3 के ट्रिप्लीकेट रेशियो को लेना है एंड 9:7 को लेना है। अच्छा, क्या बोला क्वेश्चन? क्या बोला क्वेश्चन? प्लीज कंपाउंड रेशियो निकाल दो। ओके, किसका कंपाउंड रेशियो निकाले? 4:9 का, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का, ओके। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 का, ओके। और 9:7 का। इन चारों का कंपाउंड रेशियो निकाल दो, यानी चारों को मल्टीप्लाई कर दो। 4/9 को, 3/4 के डुप्लीकेट को, 2/3 के ट्रिप्लीकेट को और 9/7 को। चलो निकालो फटाफट से बताओ। मनीष, आशीषा, तुम लोग को डाउट आया था, तुम ही लोग बताओगे। जीरो 0.095 आ रहा है आंसर। मैं कैलकुलेटर से करूंगा एग्जाम में, मेरे पास कैलकुलेटर है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, डिवाइड करके चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। 0.095 कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सी, सी ऑप्शन मैच हो रहा है, 0.095।
बच्चों जो भी बच्चे ग्रुप में डाउटफुल हैं कि लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं उन लोगों को प्लीज गाइड कर देना, ठीक है? बिफोर नेक्स्ट क्लास उनको गाइड कर देना, उनको ये बता देना कि वो उसी मेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर करें जिस मेल आईडी से उन्होंने क्लास खरीदी होगी। अदरवाइज हमको कैसे पता चलेगा अगर वो मेल आईडी चेंज कर देंगे तो, है ना? हम तो उसी मेल आईडी को क्लास अलॉट करते हैं जिस मेल आईडी से क्लास खरीदी जाती है, ठीक है? तो गाइड कर देना उनको कि सेम मेल आईडी से आप रजिस्टर कर लो, ऑटोमेटिक आपको क्लास दिखने लग जाएगी जैसे तुम लोग को दिखने लग गई ऑटोमेटिक, ठीक है? ओके, डन डन बच्चों, डन। नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, 9:7। कंपाउंड रेशियो निकालो 4/5 का 9/7 के साथ, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 ले लो, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 भी ले लो, ठीक है? इसका निकालना है हमको क्या? कंपाउंड रेशियो 4:5 का, 9:7 का, ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4 का, और ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 का। निकालो, कैसे आएगा निकालो। 7,776 अपॉन 0.128। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? 0.128 कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? अभिषेक बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है। राजनंदी बेटा आपको डिवाइस चेंज करना अलाउड नहीं है ना, आप एक बार अपने फोन में लॉगिन कर लियो, यू आर नॉट सपोज टू चेंज डिवाइस। भैया एमआरसी यूज कैसे सॉल्व करने का है? एमआरसी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आपने डिनोमिनेटर सॉल्व किया, इसको आप मेमोरी प्लस में डाल लो, और फिर न्यूमरेटर सॉल्व करने के बाद डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ठीक है? तो डी आंसर आ गया, डी। अब यहां पर क्या है, कैलकुलेटर ट्रिक उतनी रेलेवेंट है नहीं। आप कैलकुलेटर चलाते चलाते, जैसे देखो मैं यहां पर क्या कर रहा था, इधर देखो, मैंने यहां पर क्या किया, डिनोमिनेटर को मैंने देखो मेमोरी में डाल के रखा है, दिख रहा है? नॉर्मल मल्टीप्लाई करके निकाला हूं, और डिनोमिनेटर को मैंने मेमोरी में डाल के रखा है। फिर मैंने न्यूमरेटर लिखा, ठीक है, या फिर सॉल्व किया, वॉट एवर, डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ठीक है? अभी किया ना, देखो अभी किया ना, ये देखो क्या है यहाँ पर, 5 × 7 इंटू 4 × 4 × 4 × 3 मेमोरी प्लस, ये देखो 60,480 आ रहा है डिनोमिनेटर, मैंने मेमोरी प्लस में डाल के उसको रख दिया है। अब न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा, 4 × 9 इंटू 3 × 3 × 3 इंटू 2 × 2 तो ये आ रहा है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर मेमोरी में है, तो डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, क्या आ गया आंसर? देखो तुम लोग के सामने लाइव करके दिखा दिया, लाइव, ठीक है? ओके, और जिसका आंसर फिर भी नहीं आ रहा है बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर रहे हो कैलकुलेटर में, तो उसको आप प्रैक्टिस करना ना, छोड़ मत देना, प्रैक्टिस करना। अगर a:b 3:4 है, तो वैल्यू ऑफ 2a + 3b इज टू 3a + 4b क्या होगा? तो बहुत सिंपल है बच्चों, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, पर ऐसा मान लो कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, ठीक है? एक्चुअल वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, ये तो रेशियो देके रखा है ना, एक्चुअल वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो सिंपली a का वैल्यू 3 के बराबर, b का वैल्यू 4 के बराबर है मान लो, और इस इक्वेशन में उसकी वैल्यूज को पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 × 4 अपॉन 3 × 3 + 4 × 4, तो ये हो जाएगा 6, और 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 18, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, तो 26, 25, 25, तो 8:25 आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर।
डन। हाँ वेदिका बेटा, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। इफ यू वांट टू यूज द कैलकुलेटर ट्रिक ऑफ मेमोरी प्लस, देन यू हैव टू सॉल्व डिनोमिनेटर फर्स्ट। ठीक है, बेसिक्स में हमने किया है ना। और जो भी बच्चे बेसिक्स का क्लास अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज वॉच इट वंस, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू रिपीट द ट्रिक्स एंड बेसिक्स अगेन एंड अगेन इन एवरी क्लास। आई सपोज कि तुम लोगों को आता है, तो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली दिखाऊंगा, सिखाऊंगा नहीं पर दिखाऊंगा जरूर डायरेक्टली सॉल्व करके। और आई एम एज्यूमिंग कि हाँ तुम लोग को तो आता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो। दो नंबर 2:3 के रेशियो में है। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो वो नंबर्स कौन से होंगे? तो अब हम लोग खेलेंगे ऑप्शन से डायरेक्टली। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, -4 इज इक्वल टू 3/5। ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है पर हम नहीं करेंगे। अब हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही हमारा आंसर है। तो पहले ये चेक कर लो कि बोल रहा है दो नंबर 2:3 के रेशियो में। तो पहले चेक करो यहां जितने नंबर दिए हैं इनमें से कौन सा नंबर 2:3 के रेशियो में नहीं है। इसको आप चेक करके पहले ही हटा दो। पर पॉइंट टू बी नोटेड कि इंस्टीट्यूट वाले इतना इजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं कि यहां से वो ऑप्शन दे ही ना जो नंबर 2:3 में ना हो। ऐसा ऑप्शन वो देंगे ही नहीं। हर ऑप्शन 2:3 के रेशियो में चेक कर लो। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3। तो बाय डिफॉल्ट हर ऑप्शन 2:3 के रेशियो में होगा ही, कंफर्म। क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन होगा ही नहीं तो तुम लोग तो एक बार में आंसर ले आओगे। तो इंस्टीट्यूट हर ऑप्शन में 2:3 तो बना के देगी ही देगी, कंफर्म। ठीक है, तो अब ये वाले ऑप्शन से तो तुम आंसर ला नहीं पाओगे वैसे भी। तो तुमको क्या करना है, देखो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर 2:3 में है। अगर आप उसमें से 4 माइनस कर दोगे तो रेशियो बन जाएगा 3:5। ऐसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो आपको ये चीज को डायरेक्टली ऑप्शन से खेल के देखना है। इस चीज को आपको डायरेक्टली ऑप्शन का यूज करके निकालने की कोशिश करना है। कैसे? देखो, अभी तुम लोग को लगेगा अरे इतना बड़ा है यार, उससे अच्छा मैं इसी से कर लेता हूं। नहीं, जैसे जैसे ऑप्टिमाइज होते जाओगे ये चीज तुमको छोटी लगने लग जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 के साथ ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई विथ ऑप्शन नंबर 1। क्या ऑप्शन नंबर 1 2:3 के रेशियो में है? हाँ है ना, 16/24। क्या ये 2:3 के रेशियो में है? हाँ है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर आप इस नंबर में से 4 माइनस कर दोगे, अगर आप इस नंबर में से 4 माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो होना चाहिए 3:5 के रेशियो में। चेक करो, जो आंसर आया वो 3:5 के रेशियो में है। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। हाँ है। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो अब से आपको क्या करना है, आपको जो ऑप्शंस दिए रहेंगे ना उसी का यूज करके आंसर लाने की कोशिश करना है। शुरू में लगेगा अरे ये तो ज्यादा टफ है यार, अरे ये तो ज्यादा टेक्निकल है, पर ऐसा नहीं है। समय के साथ आप चीजों को ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको ये वाला ज्यादा इजी और ज्यादा टाइम सेविंग लगेगा। फिर से बताता हूं, फिर से लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर यूजिंग ऑप्शन नंबर 1। मान लो पहला नंबर 16 है और दूसरा नंबर 24 है। कंडीशन नंबर 1 है कि वो दो नंबर 2:3 के रेशियो में होने चाहिए। चेक करो क्या 16 और 24 2:3 के रेशियो में है? हाँ है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ओके, फिर बोला क्वेश्चन ने अगर आप 4 माइनस कर दो, अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो 3:5 के रेशियो में होना चाहिए। तो चलो कर लो। 16 माइनस 4 12 हो गया, 24 माइनस 4 20 हो गया। अब बताओ क्या ये दोनों 3:5 के रेशियो में है? हाँ है। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। हाँ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। अब आप खुद ट्राई करके देख लेना घर में, ऑप्शन नंबर बी ट्राई कर लो, ऑप्शन नंबर सी ट्राई कर लो, आपका आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? फटाफट से बताओ, क्या अब आप ट्रिक यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे?
सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। ओके भैया, डन। अब देखो इधर देखो। अब इस क्वेश्चन में ना मेरे को एक शब्द दिख रहा है, ट्राइंगल। अब ये बताओ, अगर मैं अभी आपको ट्रायंगल का मीनिंग बताने बैठता तो रेशियो कब पढ़ाता? इसीलिए ये मैंने बेसिक्स में कवर कर लिया। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज आ सकते हैं, बेसिक्स वाले देखो आ रहे हैं। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2 7 11। तो वो एंगल्स क्या है? तो सारे बच्चे बताओ, ट्रायंगल जो होता है उसके एंगल्स का जब आप टोटल लगाते हो तो क्या आपको पता है? अरे मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ये सर्कल क्यों बन जा रहा है? हाँ, जो ट्रायंगल होता है बच्चों, उसके 3 एंगल होते हैं। इन तीनों एंगल का अगर आप टोटल लगाओगे ना, टोटल, तो वो होता है 180 डिग्री के बराबर। आपसे बोल रहा है अगर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इस रेशियो में है तो ये बताओ वो एंगल्स कितने होंगे? तो हमें ये पता है कि टोटल 180 डिग्री है। ठीक है, तो हम सिंपली इस 180 डिग्री को 2:7:11 में बांट देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका ये होगा, ये देखो, एक तरीका ये होगा कि 180 डिवाइडेड बाय 7 + 11 हो गया 18, 19, 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 करो 7 11। तो एक एक तरीका तो ये हो गया, आंसर आया 1863 और 99। 1863 और 99। एक तरीका क्या हो गया, ये हो गया कि डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लो, 2 7 और 11 में बांट दो। दूसरा तरीका हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिला दो तो 180 डिग्री होता है। तो एक बार चेक कर लो कौन से ऑप्शन का टोटल 180 डिग्री आ रहा है। अब यहां भी इंस्टीट्यूट चला के दिखाएगी, देखना। इसका भी टोटल 180 आ रहा है, इसका भी टोटल 180 आ रहा है, और इसका भी टोटल 180 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, इंस्टीट्यूट इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं देगी। तो 180 डिग्री तो तीनों को टोटल करने से आ रहा है। तो अब ये चेक करो, अब बच्चों ये चेक करो कि कौन सा ऑप्शन का रेशियो ये आ रहा है, कौन से वाले ऑप्शन का रेशियो 2 7 और 11 आ रहा है। चेक करो, इसका रेशियो आ रहा है 2 7 और 9, तो ये आंसर नहीं है। इसका रेशियो आ रहा है 3 7 और 8, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका रेशियो क्या आ रहा है देखो, 9 2 जा 18, 9 9 5 जा 45, 9 6 जा 51, 9 7 जा 63 और 9 11 जा 99। इसका रेशियो आ रहा है 2 7 और 11, तो ये हुआ ना आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे ऑप्शन से खेल के चेक कर सकते हो, ठीक है। नाइन से अगर ऑप्शन सी को इक्वेट करें, हाँ वही बोल रहा हूं, तो ऐसे आप आंसर ला सकते हो। सारे बच्चे बताओ फटाफट से, दोनों तरीके से आंसर आपको समझ में आया? कैलकुलेटर में कैसे करेंगे बेटा, ऐसे करेंगे ना, 180 इंटू 2 बाय टोटल, 180 इंटू 7 बाय टोटल, 180 इंटू 11 बाय टोटल, रेशियो का टोटल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंगल, ये हो जाएगा सेकंड एंगल, और ये हो जाएगा थर्ड एंगल। कैलकुलेटर से ऐसे करोगे आप डायरेक्ट, कोई ट्रिक नहीं है इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो डायरेक्टली होगा 180 इंटू 2 बाय 20, 180 इंटू 7 बाय 20, 180 इंटू 11 बाय 20। इस रेशियो में आपने बांट दिया, ठीक है। तो दो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, एक ऐसे कर लो और डायरेक्टली आंसर ही निकाल लो, और या फिर ऑप्शन से खेल लो, फटाफट से बताओ। आशीषा क्लियर है? सोनम और आशीषा, आपने पूछा कैलकुलेटर वाला, तो ये कैलकुलेटर वाला क्लियर है कि हमने इसको रेशियो में बांट दिया बस। ओके, बस हमने इसको रेशियो में बांट दिया, 2 7 और 11 के रेशियो में।
तो 2 बाय टोटल, 7 बाय टोटल, 11 बाय टोटल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो ऑफ 11:7, x और y वुड गेट। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आशीषा पूछ रही 20 कहां से आया? बेटा यहां से आया कि आपको 324 रुपए को 11:7 के रेशियो में बांटना है। तो आप ऊपर लिखते हो 11 और नीचे लिखते हो ना टोटल, ऊपर लिखते हो 7 और नीचे लिखते हो ना टोटल। वैसे यहां पर ऊपर लिखोगे 2 और नीचे लिखोगे टोटल। ऊपर लिखोगे 7 और नीचे लिखोगे टोटल। ऊपर लिखोगे 11 और नीचे लिखोगे टोटल। सिंपल। वलय भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, तो बताओ कितना आएगा ये, कितना आएगा फटाफट से बताओ। 324 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 11 7। नन ऑफ दीज है आंसर इसका। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, यस भैया यस। चलो बच्चों डन, आज के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफी है। जितने भी क्वेश्चन हमने आज क्लास में किए हैं, बी इट इलस्ट्रेशन और बी इट एमसीक्यूज, यू हैव टू रिपीट वाइजली बिफोर द नेक्स्ट क्लास, सो दैट यू विल गेट मोर ग्रास्प और मोर क्या बोल सकते हैं, वी कैन से कॉन्फिडेंस while doing question. ओके बच्चा पार्टी, तो बस आज की क्लास में इतना, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।